वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट केस लॉज जो कि रिलेट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन 156 एंड सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ और जो है वो अपलोड की हैं और डिस्कस किए थे। उसमें हमने जो हमारे टॉपिक था, एक था हमारा अरेस्ट एंड मेंटेनेंस का, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था इन्वेस्टिगेशन एंड एफआईआर का। तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं वो हम सारे के सारे इन दोनों वीडियोस में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और इन वीडियोस का जो लिंक है, दोनों वीडियोस के लिंक मैं आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, और वहाँ से जाके इन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इन दोनों टॉपिक्स पे वो आपकी मिस ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा केस लॉ है वो है हमारा HN रिसबुद्ध वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1955 सुप्रीम कोर्ट। तो इस जो केस लॉ में है क्लियरली कहा गया था कि जो सेक्शन 156 क्लोज 2 है मेक्स इट क्लियर दैट एनी इरेगुलरिटी इन इन्वेस्टिगेशन विल नॉट विसिएट द ट्रायल। अब देखिए जो सेक्शन 156 है वो हमारा जो बात करता है पुलिस ऑफिसर की पावर टू इन्वेस्टिगेट कोग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर को जो पावर दी गई है कि वो जो कोग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनमें इन्वेस्टिगेट कर सकता है। उसी के अंदर जो हमारा क्लोज 2 है उसके थ्रू क्लियरली कहा गया है कि तो सेक्शन 156 क्लोज 2 मेक्स इट क्लियर दैट एनी इरेगुलरिटी इन इन्वेस्टिगेशन विल नॉट विसिएट द ट्रायल। नेक्स्ट केस लॉ है दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2007 सुप्रीम कोर्ट। Even if an FIR has been registered and even if the police has made the investigation or is actually making the investigation which the aggrieved person feels is not proper, such a person can approach the magistrate under section 156 clause 3, and if the magistrate is satisfied he can order a proper investigation and take suitable steps। यानी कि अगर किसी पर्सन को लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपरली नहीं हुआ है तो वो पर्सन सेक्शन 156 क्लोज 3 में मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकता है। तो नेक्स्ट केस लो है श्रीनिवास गुंदलूरी वर्सेस SEPCO इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन 2010 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया कि इवन इफ ए कंप्लेंट इज फाइल्ड देन ऑल्सो मजिस्ट्रेट इंस्टेड ऑफ टेकिंग कोग्निजेंस ऑन कंप्लेंट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लोज 3। नेक्स्ट है हमारा साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2008 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लो, लैंडमार्क जजमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2008 का ये केस है। तो इस केस में क्या कहा गया, मजिस्ट्रेट ऑल्सो हैज द इम्प्लाइड एंड इंसिडेंटल पावर्स टू मेक एनी एक्सप्रेस पावर इफेक्टिव व्हेन द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लोज 3 एंड पुलिस ऑफिसर डज नॉट इन्वेस्टिगेट और इन्वेस्टिगेट्स इम्प्रॉपरली then there is no need to approach High Court under section 482 of the code or under article 226 of the constitution. Magistrate himself has incidental power to pass another order of investigation or proper investigation under section 156 clause through. This does not mean that the magistrate will interfere in the investigation. यानी कि मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन में तो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जो ऑर्डर के बाद भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है तो दोबारा से जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा AR अंतुल्य वर्सेस RS नायक 1992, ऑल्सो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट। The court shall not interfere in the investigation proceedings as that is the prerogative of the
एग्जीक्यूटिव यानी कि पुलिस। नेक्स्ट केस लो है सुरेश चंद्र जैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, या इसको कह सकते हैं एससी जैन के नाम से भी केस लो कई बार जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस लो है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द मजिस्ट्रेट हैज़ द अथॉरिटी टू ट्रीट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156 क्लोज 3 एज ए कंप्लेंट, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन दी है उसको भी कंप्लेंट के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट वीनूभाई हरिभाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में कहा गया है कि जो मजिस्ट्रेट की पावर है अंडर सेक्शन 156 क्लोज 3 इज वेरी वाइड, ऑल पावर्स नेसेसरी which may also be incidental or implied are available to the magistrate to ensure a proper investigation in the matter. The power includes ordering of further investigation after submission of police report under section 173 clause 2 CRPC, and magistrate can invoke power under section 156 clause 3 CRPC even at post cognizance stage, यानी कि जो मजिस्ट्रेट है वो एक बार इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोमा सुंदरम वर्सेस स्टेट 2020। अब इस केस में क्या आया, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC इज नॉट ए सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, conviction on the basis of that statement in absence of any substantive evidence in court against accused would be impermissible, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 164 की स्टेटमेंट के बेसिस पे ही आप किसी पर्सन को अक्यूज नहीं मान सकते और उसे गिल्टी हेल्ड नहीं कर सकते हैं। ये इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में क्लियरली कहा गया था। अब जो सेक्शन 164 है वो आखिर है क्या, वो है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन और स्टेटमेंट बाय मजिस्ट्रेट। के बाद जो नेक्स्ट है वो है मनोहरन वर्सेस स्टेट 2020 सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 164 CRPC डज नॉट कंटेम्पलेट दैट confession or statement should necessarily be made in presence of advocate except when such confession statement is recorded audio video electronic means. What mandatorily is needed is that magistrate must satisfy himself of the voluntariness of the statement and all the statutory safeguards are meticulously complied with, यानी कि सारे के सारे जितने भी सेफगार्ड्स हैं वो सारे के सारे कंप्लाई किए गए हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सेक्शन 167 रिमांड एंड डिफॉल्ट बेल। तो इसका जो हमारा सबसे पहला केस लो है वो है हमारा CBI अनुपम कुलकर्णी, CBI वर्सेस अनुपम कुलकर्णी 1992। पुलिस रिमांड शुड नॉट बी रिस्टोर्ड टू आफ्टर 15 डेज ऑफ अरेस्ट, यानी कि अगर आपने एक पर्सन को आज अरेस्ट किया है 1 तारीख को तो 15 दिन तक ही आप उस पर्सन को पुलिस रिमांड में भेज सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये जो 15 दिन का टाइम पीरियड ओवर हुआ उसके बाद आप उसे पुलिस रिमांड में नहीं भेज सकते और उस पर्सन को आपको जुडिशियल कस्टडी में ही भेजना पड़ेगा। अब देखिए, इससे पहले जो हमारा टॉपिक है मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि इसमें हमने बात करी है सेक्शन 167 की। तो सेक्शन 167 आखिर है क्या? तो देखिए, जो सेक्शन 167 है CRPC वो हमें प्रोवाइड करवाता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। अगर जो इन्वेस्टिगेशन है वो 24 आवर में कंप्लीट नहीं होगा तो उस सिचुएशन में क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास है ना 2 टाइम पीरियड्स भी आगे इसमें मेंशन होंगे, जिसमें से एक टाइम पीरियड है 60 डेज़ का और दूसरा टाइम पीरियड है 90 डेज़ का। ये टाइम पीरियड हमें 24 आवर्स के बाद ग्रांट किए जाते हैं अगर जो ऑफेंस है वो 10 साल या फिर उससे कम है, उससे कम जो पनिशमेंट है वो वहाँ पे अवेलेबल है तो जो टाइम पीरियड वो मिलता है 60 डेज़। और अगर जो ऑफेंस है वो मोर देन 10 ईयर्स पनिशेबल है तो उसके बाद जो टाइम पीरियड वो मिलता है 90 डेज़।
अब यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट बेल है ये क्या है, तो देखिए अगर जो पुलिस है वो 60 डेज़ या फिर 90 डेज़ के टाइम पीरियड के बाद भी जो चार्जशीट है, जिसे हम जनरली बोलते हैं चालान कोर्ट में पेश नहीं कर पाती है, तो अक्यूज्ड के पास डिफ़ॉल्ट बेल का जो राइट है वो अराइज होता है और जो अक्यूज्ड है वो डिफ़ॉल्ट बेल यहाँ से ले सकता है। तो इसके रिगार्डिंग हमारा सबसे पहला केस लो था CBI वर्सेस अनुपम। नेक्स्ट है हमारा हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1980, मोस्ट इम्पोर्टेंट और काफ़ी न्यूज़ में रहने वाला केस है। लैंडमार्क जो है ये जजमेंट है। तो इसमें क्या था, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट टू इन्फॉर्म द अक्यूज्ड दैट ही हैज़ ए राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 167 प्रोविज़ो। जो मैंने आपको पहले बताया कि जो 60 और 90 डेज़ का जो टाइम है उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट बेल का ग्राउंड हमारे सामने आएगा, तो ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो अक्यूज्ड को इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि भैया आपका जो चालान है या चार्जशीट है वो अभी तक नहीं आई है और आप जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बेल ले सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है संजय दत्त वर्सेस स्टेट 1994 एंड असलम बाबालाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1992। बेल ग्रांटेड अंडर सेक्शन 167 प्रोविजो रिमेन्स वैलिड टिल इट्स कैंसल्ड एंड द रिसिप्ट ऑफ चार्ज शीट इन द कोर्ट बाय इटसेल्फ इज नो ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। यानी कि देखिए 60 और 90 दिन के बाद भी पुलिस जो है वो चालान जो कोर्ट में पेश करने में फेल होती है, चार्जशीट हम इसको बोल सकते हैं, तो आपने वहाँ पे जो आपकी डिफ़ॉल्ट बेल है उसको क्लेम कर लिया है, तो क्या अब जो पुलिस है वो चालान कोर्ट में पेश करने के बाद आपकी बेल को कैंसिल करवा सकती है? तो इस चीज़ के बारे में जजमेंट है और कोर्ट ने इसमें क्लियरली कहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2017 सुप्रीम कोर्ट, वेयर द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 60 डेज और 90 डेज एज द केस में बी एंड नो पुलिस रिपोर्ट इज फाइल्ड ऑन 60th और 90th डे, देन द अक्यूज्ड गेट्स इंडिफिजिबल राइट to default bail. The accused must apply for default bail and he should be prepared to furnish bail. अगर 60वें दिन और 90वें दिन यानी कि 90th जो डे बताया गया उस दिन भी अगर चार्जशीट नहीं आती है तो जो अक्यूज्ड का राइट है वो ख़त्म नहीं हो सकता है। इंडिफिजिबल जो राइट है वो अक्यूज्ड के पास अवेलेबल होगा और वो बेल ले सकता है। नेक्स्ट है हमारा कमलेश चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2021। एन अक्यूज्ड हु वाज रिलीज्ड ऑन डिफॉल्ट बेल कैन नॉट बी री-अरेस्टेड ऑन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट बाय पुलिस। इट इज ओपन टू द प्रोसिक्यूशन टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल ऑन द ग्राउंड्स नोन टू लॉ एंड द रिसिप्ट ऑफ द चार्जशीट इन कोर्ट कैन बाय इटसेल्फ बी नो ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। जो मैंने आपको बताया कि 60 या 90 दिन के बाद बेल जो है आपने ले ली है, उसके बाद जो चालान या चार्जशीट है कोर्ट में पेश किया गया है, उसके बाद आपकी जो बेल है वो अपने आप से ही ख़त्म नहीं होगी। हाँ, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है, जो सरकारी वकील हैं जिन्हें हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर या PPV बोलते हैं, वो यहाँ पे एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। नेक्स्ट है वेंकटेशन बाला सुब्रमण्यन वर्सेस द इंटेलिजेंस ऑफिसर DRI बेंगलोर। डिफॉल्ट बेल ग्रांटेड अंडर सेक्शन 167 क्लोज टू CRPC कैन बी कैंसल्ड अंडर सेक्शन 439 क्लोज टू CRPC। द प्रोविजो टू सेक्शन 167 क्लियरिफाइज दैट एवरी पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 167 क्लोज टू shall be deemed to be so released under chapter 33 if a person is illegally or erroneously released on bail under section 167 clause 2, his bail can be cancelled by passing appropriate order under section 439 clause 2। तो ये इस चीज़ में कहा गया है। नेक्स्ट हमारा केस लो है M रविंद्रन वर्सेस द इंटेलिजेंस ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस 2020 सुप्रीम कोर्ट, वेयर द अक्यूज्ड हैज़
already applied for default bail, the prosecution cannot defeat the enforcement of his indefeasible right by subsequently filing a final report। इसमें भी यही बात आई है कि भाई एक बार अगर पर्सन ने डिफ़ॉल्ट बेल के अप्लाई कर दिया है तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो प्रोसिक्यूशन है वो चलान एक स्तंभ से लाके उसके इंडिविजुअल राइट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। एडिशनल कंप्लेंट और रिपोर्ट सीकिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम, यानी कि ना उनको एक्सटेंशन ऑफ टाइम वहाँ पे मिलेगा। वंस द अक्यूज्ड फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर बेल अंडर द प्रोविजोस टू सेक्शन 167 क्लोज 2, ही इज डीम्ड टू हैव अवेल्ड of or enforced his right to be released on default bail accruing after expiry of the stipulated time limit for investigation. The right to be released on default bail continues to remain enforceable if the accused has applied for such bail, notwithstanding pendency of the bail application or subsequent filing of the charge sheet or a report seeking extension of time by the prosecution before the court or filing of charge sheet during the interregnum when challenge to the rejection of the bail application is pending before a higher court। इसके बाद दिया however the accused fails to apply for default bail when the right accrues to him and subsequently a charge sheet, additional complaint or a report seeking extension of time is preferred before the magistrate, the right to default bail would be extinguished। यानी कि आपको जैसे ही आपके 60 और 90 दिन कंप्लीट हो रहे हैं आपको तुरंत इस डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है, अदरवाइज जो आपका राइट है वो यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। तो आपको 60 और 90 दिन की एक्सपायरी पे ही आपको बेल के लिए अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट है हमारा सरवनन वर्सेस स्टेट 2020 सुप्रीम कोर्ट। वाइल ग्रांटिंग डिफ़ॉल्ट बेल statutory bail under section 167 clause 2 of CRPC, condition of deposit of amount cannot be imposed, यानी कि आपसे कोई भी अमाउंट जो है डिपॉजिट नहीं करवाया जा सकता है। The only requirement for getting the default bail statutory bail under section 167 clause 2 CRPC is that the accused is in jail for more than 60 or 90 days, और इन 60 और 90 दिन में जो चलान है या इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और चार्जशीट कोर्ट में नहीं आई है। नेक्स्ट है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वर्सेस राहुल मोदी 2022। इसे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को हम SFIO भी बोलते हैं। एन अक्यूज्ड कैन नॉट सीक डिफॉल्ट बेल मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट cognizance has not been taken before the expiry of 60 days or 90 days, as the case may be. The indefeasible right of an accused to seek statutory bail under section 167 clause 2 arises only if the charge sheet has not been filed before the expiry of the statutory period. The filing of charge sheet is sufficient compliance with the provision of proviso A of section 167 clause 2, और वहाँ पे कोग्निजेंस लेना बिल्कुल भी मटेरियल नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2020। राइट टू डिफॉल्ट बेल बिकम्स कंप्लीट एंड इनडिफिजिबल एज सून एज एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ डिफॉल्ट बेल इज मेड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बिफोर चार्ज शीट इज फाइल्ड। Once the application is made, the indivisible right cannot be defeated by filing of charge sheet. It can also not be defeated on non-disposable or wrong disposal of the application. No condition of deposit of any amount involved in the alleged crime can be imposed by the court. Next है हमारा प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2019। तो अब देखिए ये जो केस है इस केस में कहा गया है कि अक्यूज्ड कैन बी रिमांडेड अंडर सेक्शन 167 क्लोज 2 CRPC ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन टिल कोग्निजेंस हैज नॉट बीन टेकन बाय द कोर्ट। इवन इफ द कोग्निजेंस इज टेकन एंड इफ द अक्यूज्ड इज सब्सिक्वेंटली अरेस्टेड इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन, सच अक्यूज्ड कैन आल्सो बी रिमांडेड अंडर सेक्शन 167 क्लोज 2। हाउएवर व्हेन the cognizance has been taken and the accused was in custody at the time of taking cognizance, or when inquiry or trial was being
held in respect of him, he can be remanded to judicial custody only under section 309 clause 2 of CRPC। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस लो है वो है फखरे आलम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2021। तो यहाँ पे द टाइम पीरियड फॉर इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 167 ऑफ द CRPC कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय सीकिंग टू फाइल सप्लीमेंट्री चार्जशीट qua UAPA offenses। State cannot take advantage of filing one charge sheet first and seeking time to file supplementary charge sheet to extend the time limit under section 167 clause 2। The court reiterated that default bail under first provision of section 167 clause 2 of CRPC is a fundamental right and not merely a statutory right। तो यहाँ पे जो कोर्ट है, कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि आप पार्ट्स में जो चलान है या चार्जशीट है उसे नहीं लेके आ सकते और आपको एक बार में ही जो कंप्लीट चलान या चार्जशीट है वो कोर्ट में पेश करनी होगी, क्योंकि जो 167 क्लोज 2 की जो बेल का राइट है वो कोई स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट ही है और इसे हम ब्रीच नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसकी वीडियो भी मैं जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करूंगा। और ऐसे ही और भी केस लॉ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आपके नज़दीक जो हरियाणा जुडिशरी का एग्ज़ाम है वो अभी आ रहा है, जिसकी जो प्रपोज डेट है वो है हमारी 3 मार्च। और उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि CRPC के साथ साथ और भी बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं CRPC, IPC, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट या फिर हम बात करें फैमिली लॉ और CPC, सभी के सभी सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो मैं आपके साथ वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करूं, ताकि आप इस मामले में कहीं से भी वीक ना रहें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।